नमस्कार। भौतिक भूगोल में पिछला जो व्याख्यान था उसमें जो टॉपिक चल रहा था अपवर्तन चक्र की संकल्पना, और उसमें डेविस का जो अपवर्तन चक्र है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज का जो व्याख्यान है इसमें इसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाएंगे। जो डेविस जैसा कि मानते हैं, जैसे अपन ने चर्चा की कि कोई भी स्थलखंड अपन को दृश्य होता है या हमको दृश्य होता है, वो संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। और कोई भी प्रक्रम एक उत्थित भाग पर जब अपना कार्य करता है तो वह विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है और अंत में जाके वो जो उत्थित भाग है उसका अपवर्तन करके और उसे संप्राय मैदान में तब्दील कर देता है। तो चक्र का आरंभ विभिन्न संरचना वाले स्थलखंड पर होता है। सबसे पहले किसी स्थलखंड का सागर तल से उत्थान तीव्र गति से होता है। उत्थान समाप्त होने पर उस भूखंड पर अपवर्तन का कोई भी साधन सक्रिय होता है और निरंतर अपवर्तन के द्वारा स्थलखंड क्रमशः अपने विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। अंत में धरातल की समस्त विषमताएं समाप्त हो जाती हैं और उत्थित भूखंड एक संप्राय मैदान में तब्दील हो जाता है। तो ये जो कोई भी उत्थित भाग संप्राय मैदान में तब्दील होता है या जो अपवर्तन का जो कारक काम उस पर काम करते हैं, तो वह स्थलखंड विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो ये जो अवस्थाएं हैं इनको पार करके कोई भी उत्थित भाग संप्राय मैदान में बदलता है। तो उस उत्थान और संप्राय मैदान बनने की प्रक्रिया के बीच में तीन अवस्थाएं डेविस ने मानी है। पहली, युवा अवस्था। भूपटल पर स्थित उच्च भागों में न्यूनतम विषमताएं होती हैं। नदी निम्न कटाव द्वारा अपनी घाटी को गहरा करती है। यानी जब पहला जो स्टेज इसकी होती है, युवावस्था होती है, इसमें अगर अपन नदी को अपवर्तन का कारक लेते हैं तो नदी इसमें तीव्र कटाव करती है और घाटी को गहरा करती है। दूसरा है प्रौढ़ावस्था। अपवर्तन की अधिकता से उच्च भाग क्रमशः नीचे होते हैं, धरातलीय ऊंचावच अधिकतम होते हैं और नदी अपनी घाटी का चौड़ाई में अधिक विस्तार करती है। पहली अवस्था में तो नदी घाटी का तीव्र गति से नीचे की ओर कटाव करती है और गहरा करती है, लेकिन प्रौढ़ावस्था में वह घाटी को चौड़ा करना शुरू कर देती है। तीसरा, वृद्धावस्था। अपवर्तन के कारण उत्थित भूखंड समीपवर्ती भाग जितना अपवर्तित हो जाता है, भूपटल की विषमताएं घट जाती हैं। केवल कठोर शैलें एक टीले के रूप में वहां पर अवशिष्ट रह जाती हैं। संपूर्ण क्षेत्र एक संप्राय मैदान में बदल जाता है और ये जो अवशिष्ट जो शैलें रह जाती हैं इसको डेविस ने मोनोडोनाक नाम से संबोधित किया है। अपवर्तन की समाप्ति पर शैल संरचना का निश्चित प्रभाव पड़ता है। कोमल, घुलनशील, पारगम्य और सरंध्री शैलें कठोर, अघुलनशील, अपारगम्य, असरंध्री शैलों की अपेक्षा शीघ्र प्रभावित होती है। इस कारण उनके ऊपर अपवर्तन चक्र शीघ्र पूर्ण होता है। अपवर्तन के साधन एवं प्रक्रम भी अपवर्तन चक्र को निर्धारित करते हैं। विभिन्न प्रक्रमों द्वारा संपन्न अपवर्तन चक्र भिन्न होते हैं। अगर उदाहरण के रूप में लें तो प्रवाही जल का चक्र, पवन चक्र, हिमनद अपवर्तन चक्र, भूमिगत जल जो कास्ट टोपोग्राफी बनती है, ये सब परस्पर भिन्न होते हैं। ये अपवर्तन का कार्य तो करते हैं, लेकिन इनकी अपवर्तन कार्य करने की जो शैली होती है ये परस्पर भिन्न होती है। ये डेविस तरह इसमें जो आप सामने देखेंगे, इसमें डेविस ने एक ग्राफ के द्वारा ये जो तीन अवस्थाएं हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इसको एक ग्राफ के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। इसमें ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ग्राफ आप देख रहे हैं, इसमें जो लंबवत रेखा क और ख है, ये स्थलखंड की जो कुल ऊंचाई है इसको प्रकट कर रही है। क और ग क्षैतिज रेखा जो है वो अपवर्तन चक्र की कुल अवधि या सागर तल को सूचित कर रही है। ऊपरी एवं निचले वक्र धरातल के उच्चतम एवं निम्नतम भूभाग को प्रकट करते हैं। ए और ब रेखा प्रारंभिक औसत ऊंचावच एवं स और द रेखा अंतिम अधिकतम ऊंचावच को प्रदर्शित कर रही है। समस्त चक्र को तीन भागों में बांटा गया है। जो पहली अवस्था उसको प्रथम अवस्था में स्थलखंड का केवल उत्थान होता है, अपवर्तन शून्य रहता है। द्वितीय एवं तृतीय अवस्थाओं में अपवर्तन द्वारा स्थलखंड नीचा होकर क्रमशः युवा, प्रौढ़ एवं वृद्धावस्थाओं से गुजरता है।
द्वितीय अवस्था का आरंभ उत्थान की समाप्ति के साथ होता है। निचले वक्र पर तेजी से अपरदन होता है जिससे घाटियां गहरी होती हैं। तृतीय अवस्था की अवधि अधिक है। इस दौरान लंबवत अपरदन की अपेक्षा क्षैतिज अपरदन अधिक होता है। घाटियां चौड़ी होती चली जाती हैं। यह प्रौढ़ एवं वृद्धावस्थाओं की अवधि है। अंत में संप्राय मैदान निर्मित होता है जिसे डेविस ने पेनी प्लेन कहा है। यह तो हुआ डेविस का जो अपरदन चक्र है उसके बारे में एक जानकारी। अब कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो डेविस की अपरदन चक्र की संकल्पना है उसकी आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो डेविस के मत की समालोचना, इसमें पहला है, डेविस द्वारा वर्णित उत्थान की कल्पना अवास्तविक है। उन्होंने स्थलखंड के शीघ्र उत्थान की कल्पना की जबकि वास्तव में पटल विरूपण द्वारा उत्थान एक दीर्घकालीन घटना बताई गई है। दूसरा, डेविस की मान्यता है कि उत्थान के बाद भूखंड दीर्घ अवधि तक स्थिर रहता है, कल्पित है, वास्तविक नहीं। प्रकृति की आकस्मिक क्रियाओं द्वारा कभी भी अपरदन चक्र के दौरान उत्थान संभव हो सकता है। तीसरा, वास्तव में तो जैसे ही उत्थान शुरू होता है तो स्थलखंड का अपरदन आरंभ हो जाता है। प्रकृति में यह संभव नहीं कि अपरदन उत्थान की समाप्ति की प्रतीक्षा करे। चक्र की नामावली युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था के विषय में जर्मन विद्वानों को विशेष आपत्ति है। पेंक ने विभिन्न नामावली प्रस्तुत की है। डेविस ने स्थलाकृति की संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का प्रतिफल माना है। पेंक ने इसका खंडन करते हुए स्थल रूपों को उत्थान व निम्नीकरण की दर एवं दोनों की अवस्थाओं के संबंध का प्रतिफल बताया है। तो ये तो डेविस की जो संकल्पना है उसका एक आलोचनात्मक परीक्षण अपन ने यहां पर किया। अगले जो विद्वान हुए हैं वो पेंक ने अपनी खुद की संकल्पना दी है। जर्मन विद्वान पेंक ने डेविस की विचारधारा को गलत, निरुद्देश्य, असंगत बताते हुए अपरदन चक्र संबंधी भिन्न विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने उत्थान और अपरदन क्रिया को साथ साथ सक्रिय माना और अपरदन चक्र को उत्थान और निम्नीकरण की दर का प्रतिफल माना है। इन्होंने डेविस से भिन्न कुछ नामावलियों का प्रयोग किया है जो अवस्था की द्योतक नहीं बल्कि स्थल रूपों के विकास की भिन्नता की द्योतक है। पहला इनकी जो नामावली है यह पहली अवस्था है, हाफस्ते जिंडे इंटी बकलू, ये तीव्र उत्थान की अवस्था है। दूसरा, गिलीक फार्मिंग इंटी बकलू, इसमें उत्थान व अपरदन समान रूप से चलते हैं। और तीसरी है आवस्थे जिंडे इंटी बकलू, इसमें उत्थान हास्योन्मुख या मंद होता है। पेंक ने भूखंड के उत्थान के साथ ही अपरदन को सक्रिय माना। कुछ समय बाद उत्थान समाप्त होता है लेकिन अपरदन लगातार उस पर जारी रहता है। डेविस के विपरीत पेंक ने अपरदन चक्र का आरंभ समान संरचना वाले फैलते हुए गुंबद पर माना है जिसके ऊपर उत्थान की प्रक्रिया विभिन्न दर से होती है। पेंक ने इस आरंभिक इकाई को प्राइम प्रारंभ नाम दिया जो वास्तव में एक आरंभिक संप्राय मैदान का रूप होता है। इन्होंने चक्र का अंतिम रूप इंड्रम्प माना जबकि डेविस ने इसको पेनी प्लेन माना है और पेंक ने इसको इंड्रम्प माना है। पेंक ने अपरदन चक्र को 5 अवस्थाओं में, उन्होंने भी एक ग्राफ के द्वारा इसको समझाया है, 5 अवस्थाओं द्वारा इसको प्रस्तुत किया है। इसकी जो पेंक के अनुसार जो अपरदन की पहली अवस्था है, पहली अवस्था में उत्थान व अपरदन दोनों सक्रिय होते हैं लेकिन उत्थान अधिक होता है, घाटियां गहरी होती हैं। अपरदन कम होने के कारण नदियों के दोआब का चौरस एवं कम अपरदन होता है। दूसरी अवस्था में उत्थान व अपरदन दोनों समान रूप से सक्रिय होते हैं जिसके कारण घाटियां शीघ्रता से चौड़ी होने लगती हैं, दोआब नुकीले व घाटियां नीचे होने लगती हैं। तीसरी अवस्था में उत्थान व अपरदन की स्पर्धा होती है। अपरदन सक्रिय होने के कारण उच्च भाग अधिक ऊंचे नहीं रह पाते, उत्थान के कारण निम्न भाग निम्न नहीं रहते। परिणाम यह होता है कि पृष्ठीय अंतर समान रहते हैं। चौथी अवस्था में उत्थान दर मंद व क्षीण हो जाती है, अपरदन अधिक प्रभावकारी होता है, फलतः घाटियां व दोआब अधिक गहरे नीचे होने लगते हैं। और पंचम अवस्था में अपरदन भी क्षीण पड़ जाता है, घाटियों के मध्यम नुकीले पर्वत
नुमा टीले गोलाकार होने लगते हैं, पृष्ठीय अंतर कम हो जाते हैं। यह दशा प्रदेश की वृद्धावस्था की सूचक है। ये तो हुआ पेंग का अपवर्तन चक्र। अब इसकी कुछ से विद्वानों ने आलोचना भी की है, जिसमें पहली है, पेंग की विचारधारा डेविस की विचारधारा से कई भ्रमों का समाधान करती है, लेकिन इसकी सत्यता के बारे में शंका है। दूसरा, स्थल रूपों के विकास को स्पष्ट करने में यह विचारधारा काफी रोचक किंतु जटिल है। पेंग ने उत्थान व निम्नीकरण की दर के संबंध में जो व्याख्या की है वह भ्रामक है। कभी तो वह दोनों को समान बताते हैं और कभी असमान। अतः ये विचार केवल काल्पनिक है। डेविस अपवर्तन चक्र के जनक हैं तो पेंग उसके विरोधी। दोनों विद्वानों के मतों में अंतर का कारण उनके कार्य क्षेत्र की भिन्नता थी। डेविस ने अमेरिका में कार्य करते हुए संरचना के प्रभाव को अधिक महत्व दिया। पेंग ने आल्प्स की सामान्य संरचना में से प्रभावित होकर संरचना को अधिक महत्व नहीं दिया। एक भूवैज्ञानिक होने के कारण पेंग का मुख्य उद्देश्य भूआकृतिक इकाई के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या करना था। अतः उनके विचार रूढ़िवादी व पश्य दृष्टा थे। डेविस का उद्देश्य स्थल के वर्तमान रूप की व्याख्या होने के कारण वह अग्रदृष्टा थे। पेंग ने ढालों का पर्याप्त विश्लेषण किया है। डेविस की विचारधारा में ढालों को कोई महत्व नहीं दिया गया, किंतु ये एक संकुचित दृष्टिकोण है। भूआकृति विज्ञान ढालों का विश्लेषण मात्र नहीं है। तो आज ये जो टॉपिक है अपवर्तन चक्र की संकल्पना, उसमें इतना ही लेंगे। इसी व्याख्यान को आगे जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।